हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेनरीज लॉ। ये इस पूरे टॉपिक की एक समरी है जो आपके सामने मैंने लिख दी है। आइए अब हम हेनरीज लॉ को समझने जा रहे हैं। हेनरीज लॉ को समझने से पहले हम जिस चीज़ को समझने जाएंगे वो होगी सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सॉल्युबिलिटी होती क्या है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा? हमने कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड लिया है लाइक H2O और इसको हम कहेंगे सॉल्वेंट, और ये हमने सॉल्वेंट ले लिया और इसमें हम कोई सॉल्यूट लाइक NaCl या कोई गैस हम इसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो हमने एक पर्टिकुलर इसका एक अमाउंट लिया, इस अमाउंट में हम सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसमें सॉल्यूट की जितनी क्वांटिटी डिसॉल्व होगी उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, अगर हम इस सॉल्यूट की जगह कोई गैस ले लेते हैं, हमने कंटेनर में सॉल्वेंट लिया और उसमें हम गैस को प्रेशर के थ्रू डिसॉल्व कर रहे हैं अंदर, और हमें 1 cc सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है और कंडीशन है एसटीपी की। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन में हमें 1 cc सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है एक सॉल्वेंट में एक गैस को डिसॉल्व करके। तो इसमें जितनी गैस डिसॉल्व होगी उसको हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये हमारा टॉपिक है। तो इस तरह से हम समझ पाए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो सॉल्यूट अगर गैस के फॉर्म में है तो हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो इसी से जुड़ा हुआ है हेनरीज लॉ। तो आइए जरा हम हेनरीज लॉ को समझते हैं। हेनरीज लॉ हमारे सामने लिखा हुआ है, आइए देखते हैं हमसे क्या कहना चाह रहा है हेनरीज लॉ। ये हमसे कह रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मीन हमें टेम्परेचर क्या लेना है बेटा? कांस्टेंट। At constant temperature solubility of gas in a liquid, मतलब हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हम एक गैस को डिसॉल्व करने जा रहे हैं। ये हमने इसमें सॉल्वेंट ले लिया, अब इसमें हम एक गैस डिसॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये है हमारे पास सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट के रूप में हमारे पास में गैस है। हम गैस पे प्रेशर ऑपरेट कर रहे हैं और गैस इसमें जाके डिसॉल्व हो रही है। अंदर जो भी ब्लैंक स्पेस है उस ब्लैंक स्पेस में ये गैस जाके डिसॉल्व होती जा रही है, बैठते जा रही है। ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब यहाँ पर जो गैस सॉल्युबल हो रही है उसकी क्वांटिटी हमने क्या मान ली? m। Solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas, mean इस गैस के ऊपर हम जितना ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, वो प्रेशर अगर P है तो उतनी ही ज़्यादा गैस अंदर लगातार डिसॉल्व होती जाएगी, अंदर बैठती जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हमारे घरों में हम कई बार कोई बोरा ले लेते हैं और बोरे में जब हम मिर्ची भरते हैं, सूखी वाली रेड वाली मिर्ची, रेड चिली जिसको बोलते हैं, हम उसको भरते हैं तो आप देखिए थोड़ी सी मिर्ची भरने पर बोरा भर जाता है। यदि हम उसके ऊपर और प्रेशर लगाते हैं तो वो मिर्ची नीचे तक दब जाती है और ऊपर का स्पेस खाली हो जाता है। हम और प्रेशर लगाते हैं और नीचे दब जाती है। सेम यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा हम यहाँ पर प्रेशर लगाएंगे उतनी ज़्यादा गैस अंदर डिसॉल्व होती जाएगी और हर कॉर्नर पर, हर जगह पर जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस होगा वहाँ पर गैस डिसॉल्व हो जाएगी। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हम यहाँ पर एक लाएंगे कांस्टेंट kh और ये लिख दिया P। और इस तरह से यहाँ पर जो KH है ये हेनरी कांस्टेंट है, इसलिए हम इसमें छोटा सा H लगा दिया है। M क्या है बेटा? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, और P क्या है? प्रेशर जो हम गैस के ऊपर लगा रहे हैं। इस तरह से ये हेनरीज लॉ है। अब मन में क्वेश्चन आता है कि इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ रहे हैं, इस हेनरीज लॉ को पढ़ने से हमको क्या फायदा होने वाला है। तो आइए जरा हम इसके एप्लीकेशंस को समझते हैं। तो हेनरीज लॉ के एप्लीकेशंस को समझने जा रहे हैं हम।
आइए हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन की बात करें। इसका फर्स्ट एप्लीकेशन जो अभी शुरू में मैंने आपको नोट्स दिखाए थे उसमें लिखा हुआ था। तो इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जब हम देखते हैं कि कोई भी गैस जो होती है उस पर हम प्रेशर ऑपरेट करते हैं और वो गैस डिसॉल्व होती जाती है। तो इसी तो हम बात करते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन है हमारे पास में नंबर 1, और वो है इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर। हमारे यहाँ जो सोडा वाटर की बोतल बनती है, वो सोडा वाटर की बोतल ये हमने ले ली। इस सोडा वाटर की बोतल में हम कोई सॉल्वेंट लाइक वाटर ले लेते हैं और कंपनी वाले प्रेशर के साथ गैस को अंदर भेजते जाते हैं। आप जानते हैं कौन सी गैस होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक आते हैं, जितने भी सोडा वाटर आते हैं, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम इसके अंदर डिसॉल्व करते जाते हैं और जितना ज़्यादा हम प्रेशर लगाते हैं गैस उतनी डिसॉल्व होती है। और फिर इस बॉटल को लेकर के हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं ताकि गैस अंदर ही रहे, ताकि जब हम कोल्ड ड्रिंक पिएं और जब हम कैप को ओपन करें तो हमें वो गैस जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व रहती है वो हमें, आपको पता होगा कि CO2 गैस एक एसिडिक नेचर की गैस होती है और इसीलिए हम इसको कोल्ड ड्रिंक में यूज़ करते हैं। आइए इसका सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन इसका जो है नंबर 2, और वो है इन ब्रीथिंग इन डीप सी। इन ब्रीथिंग इन डीप सी, जो आपने देखा होगा कि जो सी होता है उसके अंदर जो लोग तैरते हैं उनको हम सी डाइवर्स कहते हैं। वो समुद्र के अंदर, सी के अंदर जाते हैं और आप देखा कैमरे वगैरह लेकर के वो फिल्म वगैरह वीडियोस वगैरह बनाते रहते हैं। तो सी डाइवर जब पानी के अंदर जाते हैं तो वो अपने साथ अपनी पीठ पर एक गैस का मिक्सचर लेकर जाते हैं। वो पुराने ज़माने में जिस गैस का मिक्सचर ले जाते थे वो होती थी N2 और O2। N2 और O2 गैस का मिक्सचर लेकर के वो जाया करते थे, अपने सिलेंडर में गैस भरते थे। और देखिएगा ये पानी का प्रेशर है और ऊपर एयर है, ऊपर एयर का प्रेशर होता है 1 atm। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एयर का प्रेशर 1 atm है और ये वाटर का प्रेशर है, तो दो प्रेशर उनके ऊपर पड़ता था। तो ये हमारी, मान चलिए ये हमारी आर्टरीज और वेन्स है। तो जैसे ही हम पर प्रेशर पड़ता था या उसके ऊपर सी डाइवर्स पर प्रेशर पड़ता था तो उस प्रेशर से O2 गैस अंदर जाकर के डिसॉल्व हो जाती थी और रेस्पिरेशन शुरू हो जाता था। तो N2 और O2 को मिक्सचर को ले जाने का रीज़न ये होता था कि N2 गैस प्रेशर ऑपरेट करती थी और इस प्रेशर से O2 गैस ब्लड के अंदर चली जाती थी। आज भी हमारे एटमॉस्फेयर में यही हो रहा है कि हमारे एटमॉस्फेयर में N2 गैस प्रेशर लगाती है जिससे O2 गैस हमारे नाक के अंदर जाती है और हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। तो N2 गैस O2 पर प्रेशर लगाती है और ये गैस अंदर जा करके हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। बट प्रेशर ज़्यादा होने पर N2 गैस भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, वाटर का भी प्रेशर है, इसीलिए O2 के साथ साथ N2 गैस भी हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। मीन हाई प्रेशर पर N2 गैस ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। इसीलिए जब सी डाइवर्स पानी के अंदर घूमते हैं तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, पर जैसे वो पानी से बाहर निकल के आते हैं तो ये जो गैस जो ब्लड में डिसॉल्व हो गई थी, प्रेशर कम होने के कारण ब्लड से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है और इस तरह से छोटे छोटे बबल्स बॉडी में बनने लगते हैं। इस डिसीज को कहते हैं बैंड। इस डिसीज की वजह से सी डाइवर्स जो होते हैं उनको वॉमिटिंग होने लगती है, उनको फीवर आने लगता है, कभी कभी तो उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए आजकल साइंटिस्ट इस नाइट्रोजन की जगह वो हीलियम गैस का यूज़ कर रहे हैं। हीलियम गैस का यूज़ करने के पीछे रीज़न ये है कि हीलियम गैस हाई प्रेशर पर भी ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती है। और इस तरह से अगर गहरे समुद्र में या गहरे समुद्र की बात करें तो सी डाइवर्स जो होते हैं वो आज हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेकर के पानी के अंदर जाते हैं और अपना कार्य करते हैं। आइए तीसरी बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो इसका थर्ड एप्लीकेशन है नंबर 3, और वो एप्लीकेशन नंबर 3 है इन डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग ऑफ एट हाई एल्टीट्यूड्स। जब हम ऊंचाई वाले स्थानों में जाते हैं, देखिएगा ये जमीन है और ये माउंटेन है। अब जो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर खड़े व्यक्ति के ऊपर 1 atm ऊपर से लेके नीचे तक
टोटल 1 atm प्रेशर लग रहा है। और 1 atm प्रेशर लगने के कारण ये जो हमारे N2 गैस जो है वो N2 गैस इस O2 गैस के ऊपर प्रेशर लगा रही है और ये गैस सीधा हमारी नाक में अंदर जा रही है और हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो ये 1 atm प्रेशर हम पर लगता है और हम इजीली रेस्पिरेशन कर लेते हैं। बट जो व्यक्ति माउंटेन पर जाते हैं, माउंटेन पर जाने के कारण वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पर इतनी गैस का प्रेशर लग रहा है यानी 1 atm है और यहाँ पर प्रेशर कम हो गया है, जिसके कारण प्रॉपरली पूरी तरह से O2 गैस इनके अंदर नहीं जा पाती और वो अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। और यही रीज़न होता है कि माउंटेन पर जाने वाले लोग अच्छे से रेस्पिरेशन नहीं कर पाते और जब रेस्पिरेशन अच्छे से नहीं होगा तो दिमाग चलने वाला नहीं। यही रीज़न होता है कि लंबे समय तक सेना को यानी आर्मी को हम माउंटेन पर नहीं रखते हैं, उनको लगातार चेंज करते रहते हैं ताकि वो नीचे आकर के अच्छे से रेस्पिरेशन भी कर सके। दूसरी बात आपने देखा होगा, जो लोग लंबे समय तक माउंटेन पर रहते हैं वो अच्छे से रेस्पिरेशन ना कर पाने के कारण उनका दिमाग जो होता है वो अच्छे से नहीं चलता और हम हमारी लोकल लैंग्वेज में हम कहते हैं कि दिमाग कुंद हो गया है। इसीलिए जो पहाड़ों पर रहने वाले जो लोग रहते हैं उनका दिमाग तेज़ी से काम नहीं करता है। चलिए, तो इस तरह से हमने देखा कि हेनरीज लॉ का हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आइए जरा हम देखते हैं इसके क्या बोलते हैं लिमिटेशंस। तो हेनरीज लॉ के लिमिटेशंस, इसके सारे पॉइंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस देखते हैं। नंबर 1, इसका पहला लिमिटेशन है कि ये लॉ ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन पर हम इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी बात, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो वो गैस होगी वो गैस सॉल्वेंट के साथ कोई रिएक्शन करके कंपाउंड नहीं बनाना चाहिए। और तीसरी बात, अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें आइडियल गैस की ज़रूरत पड़ेगी और आप सभी जानते हो कि कोई भी गैस आइडियल गैस नहीं है। और इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।